हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू प्रियसर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है प्रतीक सुखड़िया और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। यस गाइस, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की आज से हम बातें करेंगे। आज के बाद ये फर्स्ट लेक्चर, उसके बाद 2 लेक्चर और बनेंगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्या लिखा है भाई? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। यस, देखो, medium transmission lines have length between 80 km and 240 km and have line voltage between 20 kV and 100 kV। सही है, ये हमने पढ़ा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन वाले लेक्चर में। फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 80 से 100 240 किलोमीटर जो है, हमें सिर्फ यही डेटा याद रखना है। हमें सिर्फ यही डेटा याद रखना है। क्यों सर? क्योंकि इससे कम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन और 240 से ज्यादा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हम सीधा वो डेटा लिख सकते हैं। तो हमें अलग से तीनों के याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मीडियम का डेटा याद रखो। फिर मीडियम से कम तो वो शॉर्ट में चला जाएगा और मीडियम से ज्यादा तो वो लॉन्ग में चला जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। और इसका लाइन वोल्टेज क्या है? 20 kV से 100 kV। तो इसमें भी 20 kV से कम यानी शॉर्ट में और 100 kV से ज्यादा यानी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। डन है, आई होप क्लियर होगा। द इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस इज कंसिडर्ड इन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। यस गाइस, हमने कैपेसिटेंस के इफेक्ट को ये वाले मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में कंसिडर किया हुआ है, क्योंकि हमने शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में नहीं किया था, इसलिए ऐसा यहां पर कर रहे हैं। वैसा नहीं है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में डिस्टेंस कम होता है, इसीलिए हम कैपेसिटेंस इफेक्ट को निग्लेक्ट कर सकते हैं। निग्लेक्ट क्या होता ही नहीं है, बट मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में ये इफेक्ट कंसिडरेबल होता है, इसलिए हमें कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, एक्चुअली कैपेसिटेंस ऑफ लाइन इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स एंटायर लेंथ ऑफ लाइन। यहां पर कैपेसिटेंस इफेक्ट जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरी लाइन पर। बट ध्यान से, फॉर द सिंप्लिसिटी इन कैलकुलेशंस द लाइन कैपेसिटेंस इज अज्यूम्ड टू बी लम्प्ड एट वन और मोर पॉइंट्स। मतलब क्या कि हमारे कैलकुलेशन जो हम करते हैं उसकी सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या करेंगे कि भाई जो हमारा कैपेसिटेंस है ना उसको हम लम्प्ड कंसीडर करेंगे, यानी एक जगह पे इकट्ठा है, यानी एक जगह पे कंसंट्रेटेड है कैपेसिटेंस। या तो मतलब क्या होगा पता है, या तो स्टार्टिंग में होगा, या तो एंड में होगा, या तो बीच में होगा। हम ऐसा कुछ कैपेसिटेंस को कंसीडर कर लेंगे कैलकुलेशंस में सिंप्लिसिटी आए, इसीलिए दिस इज नोन एज लोकलाइजिंग ऑफ लाइन कैपेसिटेंस। डन है, इसको हम लोकलाइजिंग ऑफ लाइन कैपेसिटेंस बोलते हैं। डन, क्लियर है? अभी आगे रुको एक सेकेंड में ये एसी का स्विंग ऊपर कर दूं। यस 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 यस, चलो। In a medium transmission line, the capacitance is considered to be distributed uniformly over the entire length of line. मैंने अभी अभी बोला कि कैपेसिटेंस को हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड गिनते हैं, while it's not as strictly a distributed parameter as in a long transmission line। समझो, हम ऐसा बोलते हैं कि कैपेसिटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड तो है, बट इतना स्ट्रिक्टली नहीं है जितना हम बोलते हैं कि यहां पर होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है, शायद हो सकता है या तो नहीं हो सकता, इफ वाली सिचुएशन है। पर मतलब जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में जो एकदम स्ट्रिक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसके जितना स्ट्रिक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। द कैपेसिटेंस इफेक्ट इज स्टिल सिग्निफिकेंट इनफ दैट इट्स टेकन इनटू अकाउंट व्हेन मॉडलिंग द लाइन। पर जब हम लाइन को मॉडल कर रहे होंगे, जब लाइन को हम बना रहे होंगे हमारी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को, तब हमें कैपेसिटेंस इफेक्ट गिनना तो पड़ेगा। इतना तो होता है कि गिनना तो पड़ेगा, और इतना कम भी नहीं होता है कि हम उसको निग्लेक्ट कर सके, और इतना स्ट्रिक्टली भी वो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर नहीं है, बीच का है। इसीलिए इसको नाम भी देखो ना, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन ही है। ठीक है, देखो ऐसे दिख रहा है कैपेसिटेंस C1 C2 C3 C4। अभी आप लोग समझो कि अगर हम इसको लम्प्ड कंसीडर ना करें, हमने इसके पहले पॉइंट पढ़ा ना भाई कि ये लम्प्ड है। डन, ये दिख रहा है ये लाइन, ये लम्प्ड है। तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर इसको हम लम्प्ड कंसीडर ना करें तो कैलकुलेशन में कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी। देखो यहां से IS करंट जाएगा, सेंडिंग एंड करंट जाएगा, तो वो देखो यहां से जाएगा वो IC1 जाएगा, फिर आगे जाके IC2 जाएगा, फिर IC3 जाएगा, अभी देखो IC4 जाएगा, और वैसे कितने सारे हो गए। अभी देखो हमें अगर IS ढूंढना होगा तो वो कितने सारे कैपेसिटर के करंट को प्लस करना पड़ेगा, तब जाके हमें IS मिलेगा। अब देखो
होता क्या है, ये ऐसा तो नहीं है कि सर इसमें दिक्कत क्या है, सारा प्लस कर देने का, नहीं, यहां पर होता है वेक्टर एडिशन, वेक्टर समेशन होता है। ये सारा वेक्टर डायग्राम में हमें दिखाना पड़ता है। आईएएस ढूंढने के लिए हमें वेक्टर डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे। तो आप लोग समझो कितना सारा वेक्टर डायग्राम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि कैपेसिटर 90 डिग्री लीडिंग होता है वोल्टेज से। अभी कौन सा वोल्टेज यहाँ पर आ रहा होगा हमें वो देखना पड़ेगा, कितनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी है। तो वो ना हो इसीलिए हम कंसिडर करते हैं कि भाई लंप्ड है, यानी कोई एक जगह पे कैपेसिटेंस है, इफेक्ट उसकी। देखते हैं आगे। द इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस कैन बी कंसिडर्ड बाय 3 वेज। इस इफेक्ट को हम 3 वेज से कंसिडर कर सकते हैं। कौन कौन सा? एन कंडेंसर मेथड, नॉमिनल टी मेथड एंड नॉमिनल पाई मेथड। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एन कंडेंसर मेथड। एंड कंडेंसर मेथड को बोलते हैं कहीं कहीं जगह पे एंड कैपेसिटेंस मेथड भी, एंड कैपेसिटेंस मेथड भी इसका नाम है। और एंड कंडेंसर मेथड यानी क्या कि हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं कि भाई जो कैपेसिटेंस इफेक्ट है हमारा वो ट्रांसमिशन लाइन के एंड पर हो रहा है, यानी जो वोल्टेज है हमारा, जो हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज है उससे पैरेलल में हो रहा है। देखो ऐसे, देखो ये कैपेसिटर यहां पर हमने ड्रॉ किया है, ना कि यहां पर किया, यहां पर किया, कहीं पर नहीं किया। एंड कंडेंसर मेथड इसका नाम है। समझ में आ गया? अभी शुरू करते हैं हम एंड कंडेंसर मेथड। इन दिस मेथड द कैपेसिटेंस ऑफ लाइन इज कनेक्ट कॉन्सेंट्रेटेड एट द रिसीविंग एंड। यहां पर क्या होता है, कैपेसिटेंस इफेक्ट कॉन्सेंट्रेटेड होता है रिसीविंग एंड पर। आई होप इतना क्लियर होगा। अभी देखो ये है हमारी इक्विवेलेंट सर्किट, पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट है एंड कंडेंसर मेथड की और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की। अभी हम एक एक पॉइंट यहाँ पर मैं डिटेल में थोड़ा जाने वाला हूँ ये हमारे फिगर के, तो ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि यहाँ से सेंडिंग एंड वोल्टेज है, वोल्टेज को हमने सेंड किया तो बीच में 2 वोल्टेज ड्रॉप आएंगे। रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस, मतलब इंडक्टेंस, जो मतलब जो रिएक्टेंस बोलते हैं ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी इंडक्टर की वजह से, जो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप आता है वो, और रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप। और फिर आगे जाकर आईएस करंट 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है, आईसी और आईआर में, यानी आईआर यानी रिसीविंग एंड करंट एंड आईसी यानी कैपेसिटर करंट। क्लियर है? आई होप इतना क्लियर होगा। फिर से वोल्टेज यहां से निकला, चलो हम कुछ वैल्यूज ले लेते हैं सिर्फ समझने के लिए कि वोल्टेज यहां से निकला 100 हमने वोल्टेज दिया, ये 10 खा गया, ये वाला वोल्टेज ड्रॉप 10 खा गया, ये वाला वोल्टेज ड्रॉप 10 खा गया, और हमें रिसीव कितना हो रहा है, 80 वोल्ट रिसीव हो रहा है। तो सेंडिंग एंड वोल्टेज से रिसीविंग एंड वोल्टेज हमेशा कम होता है। आई होप इतना क्लियर हो गया, और बीच में वोल्टेज ड्रॉप आ गए। अभी एक और चीज ध्यान से देखना, वोल्टेज ड्रॉप है उसका नाम क्या लिखा है, ISR लिखा है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में सेंडिंग एंड करंट और रिसीविंग एंड करंट दोनों सेम थे, बट मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में सेंडिंग एंड करंट और रिसीविंग एंड करंट दोनों सेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेंडिंग एंड करंट स्प्लिट हो रहा है 2 पार्ट्स में, IC और IR में, तो इसीलिए सेंडिंग एंड करंट और रिसीविंग एंड करंट सेम तो नहीं है सबसे पहले। और वोल्टेज ड्रॉप किसकी वजह से हो रहे हैं, सेंडिंग एंड करंट की वजह से हो रहे हैं, सेंडिंग एंड करंट की वजह से हो रहे हैं ना भाई। तो इसीलिए हमने लिखा है ISR और ISXL। XL यानी क्या, रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और XL यानी क्या, रिएक्टेंस। डन। अभी IXL क्या है, ISXL क्या है, वोल्टेज ड्रॉप है, V इज IR होता है ना भाई, तो रेजिस्टेंस की जगह पर यहाँ पर रिएक्टेंस है और कुछ नहीं है। अब देखो ध्यान से समझे कि सेंडिंग एंड करंट की वजह से ISR और ISXL हो रहा है, ना कि रिसीविंग एंड करंट की वजह से। ये पॉइंट ध्यान रखना, वेक्टर डायग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूं कि वोल्टेज ड्रॉप सेंडिंग एंड करंट की वजह से हो रहा है, ना कि रिसीविंग एंड करंट की वजह से। फिर से वोल्टेज ड्रॉप सेंडिंग एंड करंट की वजह से हो रहा है, ना कि रिसीविंग एंड करंट की वजह से। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप में हमें पता है कि ISR और ISXL जो है वोल्टेज ड्रॉप हमारे, वो हम कैसे ड्रॉ करते हैं कि भाई IR करंट, IR वोल्टेज ड्रॉप होता है वो करंट की डायरेक्शन में, और उससे 90 डिग्री ISXL ड्रॉ करते हैं। हम ऐसे ड्रॉ करते हैं ना कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर करंट है I, तो हमने यहाँ पर वोल्टेज दिखाया, तो हम क्या करते थे, चलो अच्छे से, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूं। देखो यहाँ पर अगर करंट I है, ये वोल्टेज V है,
तो हम क्या करते थे, ये हमने वेक्टर डायग्राम ये कंसेप्ट पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि अब हमें वोल्टेज ड्रॉप ऐड करना हो तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, आई आर लिखूंगा और यहाँ से 90 डिग्री में आई एक्सएल लिखूंगा, या तो आई एक्स लिख लो अभी, और इन दोनों को मैं ज्वाइन करूंगा तो मुझे आई जेड मिलेगा। डन। तो ये जो आई एस आर है वो किसकी डायरेक्शन में होगा, वोल्टेज ड्रॉप आई एस की डायरेक्शन में, यानी सेंडिंग एंड करंट की डायरेक्शन में ये वोल्टेज ड्रॉप होगा। ये जो मैं बता रहा हूं सब सारी चीजें याद रखना, ठीक है। फिर से भी मैं बताऊंगा, वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करते वक्त भी मैं बताऊंगा, अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से बोलते हैं ना कि ये फिर से फेस करने वाले हो आप लोग, इसीलिए मैंने फिगर पर से बता दिया। अब सेंडिंग एंड करंट क्या हो रहा है, दो पार्ट में स्प्लिट हो रहा है, इसीलिए मैंने लिखा है आई एस इक्वल्स टू आई सी प्लस आई आर। डन है। और एक चीज, लेट आई आर क्या है, लोड करंट पर फेज है। देखो यहां पर सारी चीजें क्या है, देखो ध्यान से, पर फेज पर फेज पर फेज पर फेज पर फेज, तो सारी चीजें पर फेज है, इसीलिए पर फेज इक्विवेलेंट डायग्राम है। ट्रांसमिशन लाइन होती तो 3 फेज ही है भाई, बट हमें जब एनालिसिस करना हो, कैलकुलेशंस करने हो, तो हम उसको सिंगल फेज रिप्रेजेंटेशन से ही करते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखो आई आर क्या है, लोड करंट पर फेज है, यानी अभी देखो लोड करंट, क्योंकि आई आर है वो करंट जा कहां पर रहा है, लोड में ही जा रहा है, इसीलिए लोड करंट पर फेज बोल दिया। आर क्या है, रेजिस्टेंस पर फेज है। एक्सएल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस पर फेज है। सी क्या है, कैपेसिटेंस पर फेज है। कॉस फाई आर क्या है, रिसीविंग एंड पावर फैक्टर है, जो कि है लैगिंग। हम यहां पर लिख देते हैं भाई, लोड क्या है, लैगिंग है। डन। लोड हमारा लैगिंग है, क्योंकि मोस्टली इंडस्ट्रियल लोड्स कितने होते हैं, 90% इंडस्ट्रियल लोड्स लैगिंग ही होते हैं, इसलिए हम यूजुअली क्या करते हैं, यूजुअली हम लैगिंग लोड के ऊपर ही थियरीज पढ़ते हैं। डन। अब Vs क्या है, सेंडिंग एंड वोल्टेज पर फेज है, और यहाँ पर Vr नहीं लिखा तो आप लोग लिख सकते हो कि रिसीविंग एंड वोल्टेज है। ये Vr क्या है, रिसीविंग एंड वोल्टेज है। आई होप इतना क्लियर होगा। अभी आगे बढ़ते हैं, चलो। yes, when current I flows through the line, there is voltage drop IR due to resistance and voltage drop IXL due to inductive reactance। मतलब जब करंट लाइन में से फ्लो होता है तो दो एलिमेंट की वजह से वोल्टेज ड्रॉप होता है। एक तो कौन सा है, फ्लोस टू द लाइन वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू रेजिस्टेंस एंड ड्यू टू इंडक्टिव रिएक्टेंस, इन दोनों की वजह से वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। डन। और हमारा कौन सा था, ISR था और ISXL था। डन। और सर अभी तो करंट मतलब करंट वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो वो रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है और हमारा इंडक्टेंस की वजह से हो रहा है, या तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वजह से हो रहा है। तो सर कैपेसिटर भी तो है, तो वहां पर वोल्टेज ड्रॉप क्यों नहीं हो रहा है। देखो भाई, कैपेसिटर में कभी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है। कैपेसिटर में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वोल्टेज बढ़ता है या तो सेम रहता है। कैपेसिटर के अक्रॉस कभी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है। डन। तो ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहा हूं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, वोल्टेज ड्रॉप सिर्फ किस में होता है, देखो ये दोनों में ही वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि कैपेसिटर तो पैरेलल में लगाया है, क्योंकि वो सेम ही रहेगा ना वीआर जितना। और एक चीज बताना भूल गया मैं, देखो अच्छा हुआ याद आया, देखो कैपेसिटर के अक्रॉस कौन सा वोल्टेज होगा, कैपेसिटर को कौन सा वोल्टेज मिल रहा होगा, कैपेसिटर को वोल्टेज मिलेगा वीआर वोल्टेज। इसके अक्रॉस भी वोल्टेज कितना होगा, VR वोल्टेज ड्रॉप होगा। कैपेसिटर के अक्रॉस भी VR वोल्टेज ड्रॉप होगा। आई होप इतना क्लियर है। अब देखो, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VR होगा, और कैपेसिटर ये प्योरली कैपेसिटिव सर्किट जैसा नहीं है, तो कैपेसिटर में करंट हमेशा 90 डिग्री लीडिंग करता है और इंडक्टर में हमेशा करंट 90 डिग्री लैगिंग करता है। किससे, वोल्टेज से। किसके वोल्टेज से, उसके रिस्पेक्टिव वोल्टेज से। तो यहां पर कैपेसिटर का वोल्टेज क्या है, VR है, तो कैपेसिटर का करंट जो होगा IC होगा, जो IC होगा वो VR से 90 डिग्री लीडिंग होगा। आई होप इतना क्लियर होगा कि VR से वो 90 डिग्री लीडिंग होगा। ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूं वो समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। तो VR से 90 डिग्री लीडिंग होगा। डन है। अब एक और एक चीज, प्योरली कैपेसिटिव है इसीलिए 90 डिग्री है। अगर
RC सर्किट होती तो वो कुछ एंगल पे लीडिंग होता, बट लीडिंग तो होता ही, इतना समझ में आ गया। और प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली इंडक्टिव और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हम लोगों ने आगे के लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ाई हुआ है, 11th में आया था और शायद 12th में भी आया था। तो यस, उसकी वही कंसेप्ट को लेकर हमें आगे चलना है। तो आई होप इतना क्लियर होगा। अभी आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि सो द वैल्यू ऑफ रिसीविंग एंड वोल्टेज इज लेस देन द सेंडिंग एंड वोल्टेज। हमने अभी देखा वो 100 वाले एग्जांपल से कि 100 दे रहे हैं और लास्ट में क्या मिल रहा है हमें, देखो हम यहाँ से 100 दे रहे हैं तो यहाँ पर 10 ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पर 10 ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पर 80 मिल रहा है, तो रिसीव कम हो रहा है। तो इसीलिए हमें क्या होगा, रिसीविंग एंड वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, कम होगी कंपेयर टू सेंडिंग एंड वोल्टेज। आई होप इतना क्लियर होगा। सो लेट अस राइट इक्वेशन फॉर द सेम। तो हम इसी के लिए एक इक्वेशन लिख लेते हैं कि भाई VR जो है हमें रिसीव कितना हो रहा है, जो हम सेंड कर रहे हैं उतना, माइनस वोल्टेज ड्रॉप, इतना डन है कि नहीं। रिसीव कितना हो रहा है, जो सेंडिंग कर रहे हैं वोल्टेज उतना, जितना हम भेज रहे हैं माइनस वोल्टेज ड्रॉप को माइनस कर दो तो उतना हमें रिसीव हो रहा है। कि भाई 100 भेजा, 20 ड्रॉप हो गया, इसलिए 80 मिला। इतना क्लियर है? आई होप इतना क्लियर होगा। अब वेक्टर डायग्राम में माइनस नहीं हो सकता, इजी क्या रहता है, एडिशन इजी रहता है। तो हम क्या करेंगे, VS को सब्जेक्ट बनाएंगे और VR प्लस वोल्टेज ड्रॉप। अभी वोल्टेज ड्रॉप कौन सा है वो तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ISZ वोल्टेज ड्रॉप रहने वाला है। समझ गए ना कि हमारा देखो ये क्या है, ISR है, ISXL है। तो अगर मैं यहां पर IS को कॉमन निकाल लूं तो R प्लस XL रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, ISZ हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर होगा कि ये क्या हो जाएगा, ISZ हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इंपीडेंस। आई होप इतना क्लियर होगा। तो हम रिसीविंग एंड वोल्टेज में अगर इंपीडेंस को ऐड करें तो हमें सेंडिंग एंड वोल्टेज मिल जाएगा। डन है भाई। तो इसको ही हम एक बॉक्स बना देते हैं। डन है। अब आगे क्या है, वेक्टर डायग्राम। अभी हम वेक्टर डायग्राम, देखो आप लोगों के पास बहुत सारे वेक्टर डायग्राम्स अवेलेबल है आपको याद करने के लिए कि भाई मशीन्स में भी है, हमारे पावर सिस्टम में भी बहुत सारे वेक्टर डायग्राम्स हैं। तो ये वाली वेक्टर डायग्राम कैसे याद रखनी है, मैं वो आप लोगों को एक दिखा देता हूँ कि देखो पर फेज सर्किट तो याद होगी ही भाई कि एन कंडेंसर मेथड है तो RXL बता दो और बीच लास्ट में कैपेसिटर बता दो लोड के अक्रॉस में। डन है। तो हमें स्टार्ट करना है VR से और हमें वेक्टर डायग्राम एंड करना है VS से। रिसीविंग एंड वोल्टेज से वेक्टर डायग्राम की शुरुआत करनी है और सेंडिंग एंड वोल्टेज पर हमारा वेक्टर डायग्राम की खत्म करना है वेक्टर डायग्राम। ठीक है, सेंडिंग रिसीविंग एंड वोल्टेज से वेक्टर डायग्राम की शुरुआत करनी है और वेक्टर डायग्राम खत्म किस पर करना है, सेंडिंग एंड वोल्टेज पर खत्म करना है। और बीच में जितना आ रहा है वो हम वोल्टेज ड्रॉप ऐड करते करते हम सेंडिंग एंड वोल्टेज तक पहुंच जाएंगे। आई होप इतना क्लियर होगा। तो देखो क्योंकि वही होगा ना, देखो यहाँ पर क्या था 100 दिया था, यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर 10 हो गया और यहाँ पर 80 हो गया। तो हम क्या चल रहे हैं, पहले 80 ले लो, फिर बीच में 10 आया उसको ऐड कर लो, 10 आया उसको ऐड कर लो, तो लास्ट में हमें 100 मिल जाएगा। आई होप इतना क्लियर होगा। अभी मतलब इतना क्लियर नहीं हो रहा होगा बट एक बार आप लोग वेक्टर डायग्राम मेरे साथ बनाते रहोगे ना तो आई होप ये पॉइंट बाद में एकदम इजीली क्लियर हो जाएगा। डन है। अभी मेरे साथ साथ वेक्टर डायग्राम आप लोग बनाते रहना। तो आप लोग अगर जो कोई नोटबुक के बिना बैठा है, नोट्स के बिना, तो पहले वो लेकर आए, पॉज करे वीडियो और फिर शुरू करे। देखो भाई वेक्टर डायग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, रिसीविंग एंड वोल्टेज से हमें शुरुआत करना है, मैंने पहले ही बोला था। अच्छा और एक चीज, वेक्टर डायग्राम ये वाली थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। आई विल नीड द स्केल, कुछ मेरे पास अच्छी पेन होनी चाहिए, फिर ही मैं अच्छे से एकदम प्रॉपर्ली ड्रॉ कर पाऊंगा। बट यहाँ पर मैं फ्री हैंड डायग्राम बनाने वाला हूँ, फ्री हैंड ड्राइंग बनाने वाला हूँ, इसीलिए शायद इतना परफेक्ट ना बने। बट आप लोग कंसेप्ट समझ लो कि वेक्टर डायग्राम बनती कैसे है, तो आप लोगों को एग्जाम में कोई कंफ्यूजन या क्या होगा, डाउट नहीं आएगा। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं वेक्टर डायग्राम। मैंने क्या बोला था, रेफरेंस वोल्टेज क्या लेना है, रिसीविंग एंड वोल्टेज हमें रेफरेंस लेना है और वहां से शुरुआत करनी है और कहां तक पहुंचना है, सेंडिंग एंड वोल्टेज तक पहुंचना है। आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखो
जहां पर रिसीविंग एंड वोल्टेज होगा, अभी रिसीविंग एंड वोल्टेज है तो करंट भी होगा, रिसीविंग एंड करंट भी होगा, यानी आई आर भी होगा। अभी आई आर लैगिंग होगा या लीडिंग होगा, कि देखो अभी वो हम समझते हैं क्वेश्चन में से कि वी आर वोल्टेज क्या है, हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज है। रिसीविंग एंड वोल्टेज पर लोड कौन सा लगा है, लैगिंग लगा है, इसीलिए जो हमारा आई आर होगा वो वी आर से लैगिंग होगा। ठीक है, इंडक्टिव है, लोड हमारा लैगिंग है, इसीलिए तो आई आर हम यहां से लैगिंग दिखा देते हैं कि यहां पर आई आर है। अब हम वोल्टेज ड्रॉप ऐड करते जाएंगे, ये इसको पॉइंट अच्छे से बना देते हैं, नहीं ये खराब हो गया। ठीक है चलो कोई बात नहीं, समझ में आ गया। वी आर से आई आर ना, आई होप क्लियर होगा। अब हमें वोल्टेज ड्रॉप ऐड करने हैं, बट क्या हम सीधा सीधा वोल्टेज ड्रॉप ऐड कर पाएंगे? ISR और ISXL है, तो मैंने अभी अभी बोला था कि ISR जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो IS की डायरेक्शन में होगा, सेंडिंग एंड करंट की डायरेक्शन में ही सेंडिंग एंड हमारा रेजिस्टेंस ड्रॉप और इंडक्टेंस ड्रॉप होगा। तो सबसे पहले हमें IS तो चाहिए होगा। आई होप इतना क्लियर होगा कि हम सीधा सीधा यहां पर इसकी डायरेक्शन में ही ऐसे में नहीं बना सकता, ISR ऐसे में नहीं बना सकता, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये सेंडिंग एंड करंट है और ये रिसीविंग एंड करंट है, तो पहले मुझे सेंडिंग एंड करंट ढूंढना पड़ेगा। तो इसीलिए सेंडिंग एंड करंट ढूंढने के लिए मेरे पास एक इक्वेशन पहले से अवेलेबल था। कौन सा इक्वेशन था? IC प्लस IR, ये इक्वेशन मेरे पास पहले से अवेलेबल है। IC प्लस IR सेंडिंग एंड करंट का हमारे पास इक्वेशन अवेलेबल है। अभी कैसे आया मैंने आप लोगों को बताया, पर फिर से देखो IS जा रहा है, यहां से दो पार्ट में स्प्लिट हो रहा है, IC प्लस IR, डन। अभी IC जो है, IC करंट वो क्या है, मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था, फिर से बोल रहा हूं कि वोल्टेज जो है हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज उससे 90 डिग्री लीडिंग होगा, क्योंकि ये प्योर कैपेसिटिव सर्किट है। इसीलिए IC जो है हमारा कैपेसिटर करंट है, जो हमारा कैपेसिटर करंट है जो वो 90 डिग्री लीडिंग होगा VR से। तो यहां से 90 डिग्री पर IC बना देते हैं, डन। अभी क्या करना है, IR और IC को ऐड करेंगे तो हमें IS मिल जाएगा, IS मिल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो कि IS को ढूंढेंगे। अभी ये दोनों वेक्टर को मुझे ऐड करना हो तो कौन सी मेथड है अवेलेबल? पैरेललोग्राम मेथड अवेलेबल है। देखो अगर एक वेक्टर शुरू हो रहा है और उसी के एंड से दूसरा वेक्टर आ रहा है और ये दोनों वेक्टर्स को मुझे ऐड करना है, तो मैं स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट को कनेक्ट कर दूंगा। बट अगर दोनों वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट सेम है तो मुझे पैरेललोग्राम मेथड यूज करनी पड़ेगी। तो देखो पैरेललोग्राम मेथड में क्या होता है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होती है। तो मैं यहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं, इसको इस साइड से, देखो ये वाले वेक्टर से पैरेलल लाइन ड्रॉ हो गई और ये वाले वेक्टर से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और ये इंटरसेक्ट नहीं हो रही है। देखो ये प्रॉब्लम होता है हमारे स्मार्ट बोर्ड में, और मेरी ड्राइंग भी खास इतनी अच्छी नहीं है, बट कोई बात नहीं, फिर से बना देते हैं। ये है VR, ये है IR, VR से IR लैगिंग है और यहाँ से कैपेसिटर करंट इधर है, और मुझे अब पैरेललोग्राम मेथड से करना है, डन। और यहाँ से देखो ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, बट समझ जाना, आप लोग बुक में अच्छे से ड्रॉ कर देना। तो IC और IR को मैं अगर ऐसे ज्वाइन करूंगा तो मुझे IS मिल जाएगा। ये दोनों पॉइंट जहां पर इंटरसेक्ट होते हो, जो दो लाइन इंटरसेक्ट होती हो, वहां पर हमें IS मिल जाएगा वेक्टर। अब ध्यान से देखो, अब हम वोल्टेज ड्रॉप को ऐड कर सकते हैं। अब हम ISR और ISXL को अब हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो IS की डायरेक्शन में ही वोल्टेज ड्रॉप को ऐड करना पड़ेगा, IR की डायरेक्शन में नहीं करना है। तो IS की डायरेक्शन क्या है, ऐसी है, तो हम कुछ इधर वोल्टेज ड्रॉप ऐड करेंगे ISR, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में ही रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप होता है, क्योंकि इन फेज होती है सारी चीजें उसमें। अब
आई आर से 90 डिग्री लीडिंग पर होता है आई एक्सएल। मैंने जानबूझ के थोड़ा बड़ा बनाया है सो दैट अच्छे से हम कनेक्ट कर पाए। आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। आई एस एक्सएल हो गया। अब ध्यान से आई एस आर आई एस एक्सएल, अभी मैं स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट को कनेक्ट कर दूंगा तो ये मेरा क्या आ जाएगा, आई एस जेड आ जाएगा। आई होप इतना क्लियर होगा ये वेक्टर डायग्राम में। आई होप इधर तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हमने कैसे सारी चीजें करी। फिर से मैं आप लोगों को एक बार नंबरिंग भी दे दूंगा इसमें सो दैट आप लोगों को कंफ्यूजन ना आए। अब हमने क्या करा था, ये वाला वेक्टर कौन सा है, देखो ध्यान से, कौन सा कलर ले ले, ये दिख रहा है, ये हाँ दिख रहा है। देखो ये वाला वेक्टर जो है हमारा वो कौन सा है, वी आर वेक्टर है। ये वाला वेक्टर कौन सा है, आई एस जेड है, वेक्टर आई एस जेड वेक्टर है। तो हमने अभी इक्वेशन में देखा कि वी आर में अगर हम वोल्टेज ड्रॉप ऐड करें, और ये वोल्टेज ड्रॉप कौन सा था, ये आई एस जेड ही तो था। वोल्टेज ड्रॉप कौन सा था, आई एस जेड। आई एस आर प्लस आई एस एक्सएल, हमने बोला ना आई एस आर प्लस आई एस एक्सएल। तो मैं वी आर में वोल्टेज ड्रॉप ऐड करूं तो मुझे वी एस मिल जाएगा। तो मैं वी आर में वोल्टेज ड्रॉप ऐड करूं तो मुझे वी एस मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट को कनेक्ट कर दूंगा तो ये मेरा वेक्टर आ गया वी एस। और यहां पर खत्म होती है हमारी वेक्टर डायग्राम, क्योंकि मैंने बोला था कि वी आर से हमें शुरू करना है और वी एस तक पहुंचना है। तो बीच में जितने भी सारी चीजें आती है वो हमें लेकर चलना है। और एक चीज अभी एंगल लिख लेते हैं कि देखो वी आर से आई आर तक एंगल जो होगा, वी आर से आई आर का एंगल वो फाई आर होगा। ये जो एंगल है वो फाई आर एंगल होगा। और वी एस से आई एस का एंगल होगा फाई एस एंगल। वो आप लोग लिख देना, ठीक है, यहां पर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये जो डायरेक्ट जो लोग अभी नोट्स में से पढ़ेंगे ना उन लोग को दिक्कत होगी। जो लोग लेक्चर देख के आते हैं ना वो लोग को कंफ्यूजन नहीं होगा कि वी आर और आई आर के बीच के एंगल को हम बोलेंगे फाई आर, और वी एस और आई एस के बीच के एंगल को बोलेंगे हम फाई एस। अभी और एक चीज होती है, देखो ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों के लिए अच्छे से वेक्टर डायग्राम बना कर लाया हूं। अब देखो ये हमारी जो रेफरेंस लाइन है ना, रेफरेंस लाइन उससे ऊपर है वीएस वेक्टर यानी सेंडिंग एंड वोल्टेज का वेक्टर है। रेफरेंस लाइन से नीचे है आईएस वेक्टर। तो अगर हमें क्या होगा, सम्स में ऐसे एंगल आएंगे तो क्या करना है कि ये वाले जो एंगल है उसको हम नाम दे देते हैं अल्फा, और वी आर से आई एस के मतलब जो रेफरेंस है उससे हम आई एस के एंगल को बोल देते हैं बीटा। ये वाला जो एंगल है वो हो जाएगा बीटा। अभी देखो ये कुछ भी दिया हुआ हो सकता है, थीटा गामा बीटा कुछ भी एंगल दिया हुआ हो सकता है। अल्फा बीटा हम दे रहे हैं, कोई भी दूसरा एंगल भी दिया हुआ हो सकता है कि भाई जो फाई आर है, नहीं हाँ फाई एस है, जो फाई एस वो क्या हो जाएगा, हमारा फाई एस है वो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। क्योंकि देखो फाई एस है वो क्या है हमारे, मैंने फाई एस यहां पर, हाँ देखो ये रहा पूरा फाई एस, देखो ये रहा, तो वो कितना है अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है आप लोगों को वेक्टर डायग्राम में इजीली दिख रहा होगा। अब देखो ये वेक्टर डायग्राम यहां पर समाप्त होता है। अब हमें लिखने हैं इसके इक्वेशंस, क्योंकि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्या था, सीधा सीधा हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इक्वेशंस ला रहे थे, बट यहां पर कहीं पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना पॉसिबल है, आप लोग खुद देखो इट इज इम्पॉसिबल। तो हमें क्या करना है, हम सभी के इक्वेशंस लिखेंगे। अभी हम जैसे जैसे स्टेप्स में हमने वेक्टर डायग्राम बनाया था सेम टू सेम वैसे ही स्टेप्स में हम बनाएंगे इसके इक्वेशंस। देखेंगे कैसे, देखो डन, यस। अब देखो इक्वेशंस टाइम, यहां तक वेक्टर डायग्राम क्लियर है। देखो मैं नंबरिंग भी दे देता हूं वेक्टर डायग्राम की कि भाई कहां से हमने शुरुआत करी थी। कौन सा कलर लेना है, ब्लैक कलर नहीं ऑरेंज कलर, सही है। देखो सबसे पहले हमने बनाया वी आर, वी आर से आई आर करंट लैगिंग होता है तो हमने वो करा।
VR से IR करंट लैगिंग होता है, पर हमें वोल्टेज ड्रॉप ऐड करने थे। वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था सेंडिंग एंड करंट की वजह से, तो हमें सेंडिंग एंड करंट को ढूंढने के लिए हमें कैपेसिटर करंट ढूंढना पड़ा सबसे पहले। तो हमने फिर कैपेसिटर करंट बना दिया हमारे रिसीविंग एंड वोल्टेज से 90 डिग्री लीडिंग में। अब IC और IR को ऐड करने के बाद हमें मिला IS की डायरेक्शन में ही वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था ISR से 90 डिग्री हो रहा था ISXL। इन दोनों को हमने ऐड किया, दोनों वेक्टर को, तो हमें मिला ISZ और VR को हमने जब ऐड किया तब जाकर हमें मिला सेंडिंग एंड वोल्टेज। क्या मिला? सेंडिंग एंड वोल्टेज मिला। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हमने रिसीविंग एंड वोल्टेज से शुरुआत करी थी और हमने खत्म किया सेंडिंग एंड वोल्टेज पर। आई होप इतना क्लियर होगा। मैंने आप लोगों को बार बार बोला कि देखो यहाँ पर नंबरिंग भी देखो 1 से 8 मतलब 8 वेक्टर है यहाँ पर पूरी वेक्टर डायग्राम में, इतना तो क्लियर होगा। और एंगल्स देख लो फाई आर और फाई एस। फाई आर यानी क्या? VR और IR के बीच का एंगल, और फाई एस क्या? VS और IS के बीच के एंगल को हम फाई एस बोलेंगे। आई होप इतना क्लियर होगा। अभी इक्वेशन शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या बनाया था, जो हमारे यहाँ पर नंबरिंग है ना, सेम टू सेम नंबरिंग से इक्वेशंस जाएंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले था VR टेकिंग रिसीविंग एंड वोल्टेज एज रेफरेंस फेजर। तो इक्वेशन क्या आएगा? VR इक्वल्स टू VR प्लस J0 आएगा, क्योंकि इमेजिनरी साइड तो कुछ है ही नहीं एंगल, सीधा सीधा हमने इसको रेफरेंस ले लिया है। डन। तो ये सिर्फ रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट में कुछ हम प्लस J0 प्लस J4 प्लस J5 ऐसा कुछ लिख रहे हैं? नहीं लिख रहे हैं। तो इसीलिए हमने VR जो है हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज है उसको हमने रेफरेंस ले लिया है, इसलिए ये VR प्लस J0 आ जाएगा। अभी हम वेक्टर इक्वेशंस लिख रहे हैं, तो हमें जो इज इक्वल्स टू के इस साइड वाले जो टर्म्स है उसके ऊपर अंडरलाइन नहीं करनी है। आई होप इतना क्लियर होगा। इस साइड ही रखनी है सारी, ऊपर जो एरो है ना वो उसकी बात कर रहा हूं। अभी हमने क्या किया था, VR बनाया था, उसकी वजह से IR करंट आया था, तो उसका इक्वेशन देख लेते हैं कि IR इक्वेशन क्या था? लोड करंट था। IR यानी रिसीविंग एंड करंट यानी लोड करंट, हमने आगे ही देखा। अभी उसका ये इक्वेशन है IR ब्रैकेट में cos फाई आर माइनस J sin फाई आर। अभी हम इसको अगर ऐसे लिखे कि IR को अंदर दे दे तो क्या आएगा? ऐसा कुछ आएगा इक्वेशन। अब देखो हम वेक्टर डायग्राम में जाते हैं। IR के दो कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं, दिख रहा है? देखो IR के दो कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं कि देखो यहां से अगर मैं सीधा सीधा जाऊं तो जो इतना कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? IR cos फाई आर ही तो होगा। और हम जो यहां से इसका जो साइन कंपोनेंट होगा वो इस तरफ होगा, IR sin फाई आर होगा, क्योंकि एंगल तो सेम ही रहेगा ना, कंपोनेंट पढ़ रहे हैं सिर्फ उसके। तो हमने उस हिसाब से इक्वेशन लिखा है कि IR cos फाई आर माइनस J IR sin फाई आर। अभी सर माइनस क्यों रखा है, इसमें प्लस क्यों नहीं रखा? देखो सिंपल एक्सिस का जो नॉलेज होता है ना वो ही यहां पर अप्लाई किया हुआ है कि देखो ये 4 एक्सिस है, तो ये रियल पार्ट की होती थी ना, और रियल पार्ट यहाँ पर प्लस होते थे और यहाँ पर माइनस, और ये इमेजिनरी एक्सिस होती थी y एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। तो IR कहाँ पर था हमारा? कुछ यहाँ पर था, तो IR यहाँ पर था। तो IR का जो ये वाला पार्ट था IR cos फाई आर जो था वो तो प्लस ही रहेगा, बट जो हमारी जो इमेजिनरी टर्म है साइन फाई आर वो देखो यहां पर क्या है? माइनस साइन है, यहां पर माइनस साइन है। देखो ये यहां पर क्या है? IR साइन फाई आर। ये आप लोगों को ये नॉलेज होगा ही कि भाई रियल पार्ट्स यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, और इमेजिनरी पार्ट ऊपर प्लस और नीचे माइनस होता है। तो इसी वजह से ये अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया तो रियल पार्ट प्लस और इमेजिनरी पार्ट माइनस होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर बीच में माइनस रखा है इमेजिनरी पार्ट के आगे।
डन। आई होप इतना क्लियर होगा। अभी देखो हमने क्या किया था, वोल्टेज बनाया, उसके वजह से आया करंट। कौन सा करंट? रिसीविंग एंड करंट। अभी हमने क्या किया था, कैपेसिटिव करंट हमने निकाला था। तो थर्ड इक्वेशन भी उसका ही रहेगा कि चार्जिंग करंट आईसी का क्या होगा, वो आईसी तो सीधा ऊपर ही है, तो इमेजिनरी पार्ट ऊपर पॉजिटिव होता है। मैंने अभी बोला आप लोगों को कि इमेजिनरी पार्ट ऊपर पॉजिटिव रहेगा, तो वो उसका सीधा इक्वेशन आ जाएगा जे ओमेगा सी वी आर। क्यों हमने वी आर लिखा है? क्योंकि जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है उससे 90 डिग्री लीडिंग में है हमारा कैपेसिटिव करंट। हमारा कैपेसिटर करंट 90 डिग्री लीडिंग में तो है, बट किससे 90 डिग्री लीडिंग में है? हमारा जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है उससे 90 डिग्री लीडिंग पे है, इसीलिए हमने यहां पर वी आर लिखा है, जे ओमेगा सी वी आर। आई होप इतना क्लियर होगा। अभी नेक्स्ट इक्वेशन में बढ़ते हैं। अभी क्या किया था हमने, कैपेसिटिव करंट आ गया हमारे पास, रिसीविंग एंड करंट था, दोनों को ऐड करके हमें कौन सा करंट मिला था, सेंडिंग एंड करंट मिला था हमारे वेक्टर डायग्राम में। तो अभी उसका इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या बड़ी बात है। देखो आई आर प्लस आईसी आ गया, अब आई आर की वैल्यू यहां पर रख दी, आईसी की वैल्यू यहां पर रख दी, तो हमें सेंडिंग एंड करंट का इक्वेशन मिल गया। आई होप इतना क्लियर होगा। अभी नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अभी देखो सेंडिंग एंड करंट मिल गया था, अब हमने क्या किया था नेक्स्ट स्टेप में वेक्टर डायग्राम में, हमने वोल्टेज ड्रॉप ऐड करे थे, ISZ ऐड करा था, तो वो लिख लिया। देखो वोल्टेज ड्रॉप पर फेज क्या होगा, IS इंटू आर प्लस JXL होगा, क्योंकि देखो अगर मैं यहां पर I को अंदर जाने दूं तो ISR प्लस JISXL ही तो होगा। देख लो, अब मैं इसको चलो और एक तरीके से लिखते हैं कि IS इंटू ये ISZ नहीं होगा यार, क्योंकि R प्लस JXL क्या होता है, Z ही तो होता है। आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी चीज है, सब बेसिक्स है ये तो सारे। IS इंटू Z, डन। ये I ऐसे अच्छे से क्यों नहीं बन रहा है, डन। ISZ ही तो ऐड किया हमने, छोड़ो कोई बात नहीं। अब चलो ISZ ऐड किया था, फिर हमने क्या करा था, रिसीविंग एंड वोल्टेज और हमारा वोल्टेज ड्रॉप ISZ, उन दोनों को हम वो दोनों वेक्टर को ऐड किया था, तो क्या मिल रहा था हमें, सेंडिंग एंड वोल्टेज मिल रहा था। तो नेक्स्ट स्लाइड में वही होगा, सेंडिंग एंड वोल्टेज क्या आ रहा है, वी आर प्लस IS इंटू आर प्लस JXL, यानी IS इंटू Z, यानी ISZ भी हम बोल सकते हैं। जैसे हमने वेक्टर डायग्राम स्टेप्स में ड्रॉ करा था उसके हिसाब से ही सारे इक्वेशंस लाइन में मैं लिखकर लाया हूं, सो दैट आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर इसकी थियरी आ जाए तो, अगर वेक्टर डायग्राम आता होगा तो ये इक्वेशंस लिखना आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, मैंने क्या बोला था, रिसीविंग एंड वोल्टेज से शुरू करना है और खत्म करना है सेंडिंग एंड वोल्टेज पर हमारा वेक्टर डायग्राम। डन, आगे बढ़ते हैं। वो इक्वेशंस खत्म हो गए, सेंडिंग एंड वोल्टेज तक आ गए तो हमारे इक्वेशंस तो खत्म हो गए। अभी लास्ट दो चीजें हर एक में आती है, वो इसमें भी है कि परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन क्या रहेगा, VS माइनस VR अपॉन VR इंटू 100 रहेगा। हमें ये, मैंने आप लोगों को शायद ये तीसरी बार आ रहा है। और ट्रांसमिशन एफिशिएंसी भी हमें पता है कि डिलीवर्ड पावर डिलीवर्ड पर फेज अपॉन पावर डिलीवर्ड पर फेज प्लस लॉसेस पर फेज होता है। ये इक्वेशन मैंने आप लोगों को आगे डिराइव भी करवाया है। डन, तो इस बार हम बार बार मैं डिराइव नहीं करवाऊंगा, अभी आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि VR IR cos phi r अपॉन VR IR cos phi r प्लस I स्क्वायर R इंटू 100 होगा, और I कौन सा होगा, सेंडिंग एंड करंट वाला होगा, IS इंटू R होगा। आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक है। अभी देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में एंड कंडेंसर मेथड पढ़ रहे हैं। तो एंड कंडेंसर मेथड में थोड़ी सी लिमिटेशंस होती है। कौन सी लिमिटेशंस होती है वो देख लेते हैं कि दिस मेथड इज सिंपल बट द रिजल्ट इज नॉट एक्यूरेट। ये मेथड देखो सिंपल तो है कि सीधा सीधा वेक्टर डायग्राम इसका इजी तो है, बट इसका रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आता। कौन सा रिजल्ट, जो कैपेसिटेंस कितना आएगा उसका जो हम फाइंड करेंगे ना, वो रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आता है। देयर इज एन एरर ऑफ अबाउट 10%। 10% की एरर आती है, जो बहुत बड़ी एरर होती है। 10% यानी पावर सिस्टम डिजाइन कर रहे हो उसमें 10% की एरर आना यानी इट्स अ ह्यूज थिंग।
और क्या लिखा है, द एरर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द लाइन। अगर लाइन बढ़ रही है, हमारी लाइन की लेंथ जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे एरर के परसेंटेज भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये हमारी एन कंडेंसर मेथड की एक लिमिटेशन है। देयर इज ओवर एस्टिमेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस। मैंने बोला ना कि कैपेसिटेंस इफेक्ट जो आ रही है उसका ओवर एस्टिमेशन हो जाता है। तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, फिर ज्यादा रेटिंग के हम कैपेसिटर मतलब कैपेसिटेंस को हम हमारी एनालिसिस में कंसीडर करेंगे और फिर एंड रिजल्ट जो आएगा वो एक्यूरेट नहीं आएगा। सो इसीलिए ये एक हमारी लिमिटेशन होती है एंड कंडेंसर मेथड में मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में। डन है। सो यस, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।